आप देख रहे हैं सबके हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आम आदमी पार्टी ने भाजपा समेत चुनाव आयोग की होम वोटिंग ऑप्शन वाली प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर दिल्ली में लोगों के मताधिकार को छीन रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि रविवार 26 जनवरी को बुजुर्गों को घर से मतदान कराए जाने के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों के अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता भी साथ थे। चुनाव आयोग अब खुलकर बीजेपी के साथ दिख रहा है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक है। वहीं अब आम आदमी पार्टी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी के सवालों का जवाब देते हुए आयोग ने कहा कि आम चुनाव 2024 की तरह भारत के चुनाव आयोग ने नई दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कुछ विशेष समूहों के मतदाताओं की पहुंच बढ़ाने के लिए घर से मतदान या होम वोटिंग सुविधा प्रदान की है। यह पहल 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मतदान की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस सुविधा के लिए पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग सुविधा के लिए आवेदन करने हेतु फॉर्म 12D भरना होगा। दिल्ली के लिए अब तक 85 प्लस वरिष्ठ नागरिकों से 6,447 और दिव्यांग मतदाताओं से 1,058 आवेदन प्राप्त हुए हैं और रविवार 26 जनवरी तक लगभग 1,271 वरिष्ठ नागरिकों और 120 दिव्यांग मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ता के चुनाव आयोग की टीम के साथ होने के आरोप पर चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया और रूट प्लान को विधानसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के साथ साझा किया जाएगा और उम्मीदवार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि मतदान टीम के साथ जाने के लिए अधिकृत होंगे। टीम मतदाता को एक बैलेट पेपर प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि मतदान की प्रक्रिया गोपनीयता और पारदर्शिता के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार पूरी हो। इसके साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने कल ही चुनाव आयोग के समक्ष व्यापक शिकायतें की हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया के दौरान और उससे पहले पार्टियों द्वारा लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने, इसे गैर समतल बनाने, असमान बनाने, लोकतंत्र को विकृत करने के जबरदस्त प्रयासों को उजागर किया जा सके। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब हम जश्न मनाते हैं, कांग्रेस पूरे उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाती है और भाजपा उसी जोश और उत्साह के साथ अपना एजेंडा फैलाना जारी रखती है और एकमात्र अंतर यह है कि यह एक नकारात्मक एजेंडा है। यह स्पष्ट है कि भाजपा दिल्ली चुनाव में नफरत फैलाना चाहती है। भाजपा वोट पाने के लिए समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। सिंघवी ने कहा कि हम एक तरफ इस अमृत महोत्सव का जश्न मना रहे हैं तो वहीं हम चुनाव के दौरान इस सांप्रदायिकता को देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को उद्यमशीलता, उत्कृष्टता और रोजगार सृजन के केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से मिशन युवा पर काम कर रही है। उन्होंने यहां गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस पहल का उद्देश्य 5 साल में 1,37,000 से अधिक उद्यम बनाना और लगभग 4,25,000 नौकरियां पैदा करना है। एलजी सिन्हा ने कहा कि क्षेत्र में बेरोजगारी, खासकर युवाओं और महिलाओं के बीच बेरोजगारी को दूर करने के लिए तैयार की गई इस पहल का उद्देश्य उद्यम विकास के लिए गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। यह व्यापक रणनीति क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक क्षमता और सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाती है, जो समावेशी समृद्धि की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा को आगे बढ़ाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को कहा कि शराबबंदी को लेकर जागरूकता पैदा की जा रही है और सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही यह अभियान सफल हो सकता है। मुख्यमंत्री यादव ने यह बात इंदौर के नेहरू स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते दौरान कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मिस्र और जॉर्डन गजा से फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ ले लें। इस हफ्ते के आखिर में एक फोन कॉल में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप और ज्यादा फिलिस्तीनियों को ले, क्योंकि मैं गजा पट्टी को देख रहा हूँ और यह बहुत खराब स्थिति में है। उन्होंने कहा कि वह रविवार को मिस्र के राष्ट्रपति से भी यही कहने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि यह कदम अस्थायी या दीर्घकालिक भी हो सकता है। हालांकि हमास ने इस तरह की कोई भी कार्रवाई का विरोध करने का संकल्प लिया है।
हमास राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य वासेम नईम ने मीडिया को बताया कि हमारे फिलिस्तीनी लोगों ने 15 महीने तक गजा पट्टी में बिना अपनी जमीन छोड़े मौत और तबाही सही है, इसीलिए वे किसी भी प्रस्ताव या समाधान को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भले ट्रंप नेक इरादे से इस तरह की बात कर रहे हों, लेकिन वे इसका विरोध करते हैं। रविवार को अपनी वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद भी इस्राएली सेना दक्षिणी लेबनान में मौजूद है। उनका कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौता पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। आपको बता दें कि अमेरिका और फ्रांस की मदद से इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच समझौता हुआ था, जिसने 14 महीने से जारी संघर्ष को खत्म कर दिया। इस समझौते के तहत इस्राएली सैनिकों को दक्षिणी लेबनान से वापस बुलाया जाएगा, जबकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों और हथियारों को उस क्षेत्र से हटाने की शर्तें रखी गई थी। साथ ही हजारों लेबनानी सैनिकों को उस क्षेत्र में तैनात किया जाएगा जहां दशकों से हिजबुल्लाह प्रमुख शक्ति रहा है। 5 फरवरी को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। इसी कड़ी में रविवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये केवल दिल्ली को बचाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये देश को बचाने का चुनाव है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का चुनाव नहीं, बल्कि 2 किस्म की विचारधाराओं का चुनाव है। उन्होंने कहा कि जनता को ये तय करना है कि देश राज्य का सरकारी खजाना कहां और किस पर खर्च होना चाहिए। बाजार से जब गरीब आदमी कुछ भी खरीदता है तो उस पर तरह तरह के टैक्स लगते हैं। केजरीवाल ने कहा कि इस पैसे को खर्च करने के 2 तरीके हैं। पहला, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, पानी और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च करना। दूसरा तरीका, अपने करीबी दोस्तों के ऊपर ये पैसा खर्च किया जाए। भाजपा पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी अपने करीबी अरबपतियों को कर्ज देती है और उसके कुछ सालों बाद उस कर्ज को माफ कर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी नेता रीना गुप्ता ने भाजपा के घोषणा पत्र पर कहा कि कल अमित शाह दिल्ली आए और भाजपा के घोषणा पत्र की तीसरी कड़ी लोगों के सामने पेश की। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाजपा का घोषणा पत्र सिर्फ एक खोखला दस्तावेज है। इसमें वास्तविक प्रतिबद्धताओं का अभाव है। आपको याद होगा कि नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव टाल दिए गए थे ताकि भाजपा महिलाओं के लिए अपनी लड़की बहन योजना की घोषणा कर सके। चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 4,500 रुपए जमा किए गए थे, लेकिन अब खबरों में कहा जा रहा है कि सरकार करीब 30 लाख महिलाओं से यह पैसा वसूल रही है। यह दिल्ली की महिलाओं के लिए एक संदेश है। भाजपा ने यहाँ भी 2500 रुपए देने का वादा किया है, लेकिन उनसे पूछिए कि महाराष्ट्र की महिलाओं का क्या हुआ। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने 26/11 मुंबई हमले में संदिग्ध तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। त्रिवेदी ने कहा कि 2008 में मुंबई पर हुए खौफनाक हमले 26/11 के गुनहगार तहव्वुर राणा को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत को वापस सौंपने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से यह निर्णय सभी भारतीयों और विशेष रूप से हमले के पीड़ितों के परिवारों के लिए एक संतुष्टि का विषय है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसकी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। हमने इससे पूर्व भी 5 साल पहले मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र संघ से आतंकवादी घोषित कराने में सफलता हासिल की थी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज रविवार को महाकुंभ में डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं आज महाकुंभ में स्नान करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकियां लगाई हैं। आज महाकुंभ का सकारात्मक संदेश होना चाहिए। मैंने पहले हरिद्वार में स्नान किया था और आज मुझे संगम में स्नान करने का मौका मिला। हमारा संकल्प यही है कि सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे और स्नान सहनशीलता के साथ होना चाहिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष दूर स्थानों से पैदल चलकर महाकुंभ में आ रहे हैं, लेकिन अगर सरकार महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है तो बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए थी जिससे उन्हें ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़े। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि मैं सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण पर भी बयान दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण सरकार द्वारा लिखा जाता है। सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से अपने विचार सार्वजनिक करती है। मोदी सरकार की नीति एक देश एक चुनाव है।
हम बार बार कहते रहते हैं कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने देखा है कि कई राज्यों में सरकारें 4-4.5 साल काम नहीं करती और आखिरी 2-3 महीने रेवड़ी पाटती हैं। कम से कम बीच में अगर चुनाव होता है तो पार्टियां हर चुनाव से पहले कुछ करती हैं। जितनी बार अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे सरकारें काम करेंगी, नहीं तो वही होगा जैसे केजरीवाल की सरकार ने 9.5 साल कुछ नहीं किया। भाजपा ने एमसीडी में कुछ नहीं किया और अब उन्हें झुग्गियों की याद आ रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम अपने संबोधन में एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लीबिया लोबो सरदेसाई से गणतंत्र दिवस के मौके पर मुलाकात की। समाचार एजेंसी ANI ने एक्स पर इस मुलाकात का एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि लीबिया लोबो सरदेसाई की उम्र 101 साल है। उन्होंने गोवा मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया था। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। मैं इसके लिए भारत सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत कम लोग सरदेसाई के योगदान के बारे में जानते हैं। उन्होंने इस नॉमिनेशन के लिए आवेदन भी नहीं किया था। भारत सरकार ने खुद उनको चुना है। सरदेसाई ने अपने पति के साथ गोवा मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया था। मैं गोवा सरकार की ओर से उनको बधाई देता हूं। आपको बता दें कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 139 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने श्रीनगर में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि यह एक शुभ दिन है। भारत एक गणतंत्र है। हमें उम्मीद है कि संविधान की रक्षा की जाएगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।